अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम खबर वही अंदाज में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं शफक शहजाद। तो जनाब हेडलाइंस आपने जानी और हमेशा की तरह आज के दिन का आगाज़ भी हम करेंगे आज की अच्छी बात से। तो शीरीन आज की अच्छी बात ये है कि जब भी कोई फैसला करें तो सोच समझ कर करें, ये दानाई की अलामत है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर औकात जो है ना वो बैकफायर कर जाते हैं और बाद में फिर इंसान को रिग्रेट होता है। इसीलिए पहले सोचें समझें, किसी से मशवरा करें और फिर उसके बाद डिसीजन। ये बहुत वैलिड पॉइंट है और जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है कि कोई भी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला हो, कोई बड़ा फ़ैसला हो जो कि आपके फ्यूचर से जुड़ा हो, आपका जिसमें मुस्तक़बिल कहते हैं ना कि लिंक करता हो, तो हर फैसले का ताल्लुक़ यही है कि आपने चीज़ सोचना है, समझना है। आप देखें किसी भी मामले में कदम उठाने से पहले उसके कहते हैं ना नफ़ा नुकसान का जायज़ा लेना और तजुर्बाकार लोगों से मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। देखिए हमने यहाँ पर ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप मशवरा करें। बाज़ औक़ात ना लोग किसी भी आसपास के अपने सर्कल में लोग देखते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई शऊर नहीं होता और जी अपने जो प्लान्स हैं, अपने कोई भी अगर किसी चीज़ का वो कहते हैं ना तहैया कर लेते हैं कि जी हमने ये कर गुजरना है, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी फैसला हो ज़िंदगी से मुतालिक, जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक सिलसिले में होता है ना, यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है, आगे क्या पढ़ना है, कैसे, तो जी वो किसी भी जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी बाशऊर इंसान के पास जिसके पास उससे सेंट्रिक कोई इन्फॉर्मेशन है, वैलिड इन्फॉर्मेशन है, आप उनसे मशवरा करें। क्योंकि देखिए अगर फैसले मजबूत और वाज़ेह है ना और उनको सोच समझ कर किया गया है ना, तो फिर किस्मत का ये हिस्सा खुश किस्मती में बदल जाता है। क्योंकि आपको ये बात तो पता है, देखिए अब नतीजा क्या निकलना है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, कि मतलब अगर आप लाख लोग एफर्ट्स करते हैं, कितना सोचते हैं, समझते हैं, उलझे रहते हैं, लेकिन फिर बहरहाल जो फैसला कर लेते हैं उस पर जो कायम रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ डिसीजंस आपके लिए फेवरेबल नहीं होते। कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ऐसे पास्ट होता है लोगों का जो आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं होता, लेकिन इट डजंट मीन कि आपके पास जो है वो आपने उस वक्त, हाँ अगर आपने उस वक्त के फैसले उजलत में किए हैं तो फिर देन डोंट यू हैव एनी राइट कि आप किसी को भी ब्लेम कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेहतर जो फैसला होता है ना उसका जो अहम तरीन उसूल है वो ये कि किसी भी बात या कदम पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज करें और कुछ वक्त लें, मशवरा करें, जैसे शीनी अभी कह रही थी, और अहम उमूर में अपने बड़ों या माहिर अफराद की राय ज़रूर शामिल करें। देखें बात वही आ जाती है, जो आपसे बड़ा है उसको डेफिनेटली उसने दुनिया आपसे ज़्यादा देखी है, वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है, स्पेशली फिर उसका अगर तजर्बा ज़्यादा है तो फिर तो वो आपको बहुत ही अच्छा गाइड कर सकता है। तो इस चीज़ को जो है ना वो मलहूज़े खातिर रखें, अदरवाइज फिर जो है ना वो बट यू नो सिर्फ उम्र में बड़ा होना ही ज़रूरी नहीं है। आप ये देखें कि उसके पास शऊर कितना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्र में तो बड़े होते हैं, हाँ, लेकिन उनका तजुर्बा वैसा नहीं होता। देखिए आप जिस लेंस से, जिस कहते हैं ना जिस विजन से आप लाइफ को अपने दौर में देख रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से एक रैपिडली लाइफ बढ़ रही है आगे, ठीक है, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो आज की जनरेशन यू नो इस अदवार के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेती है, ठीक है, और बहुत सारे वो फैसले, लेकिन उसमें भी आपको फ़र्क करने आना चाहिए कौन सी हमारी, जहाँ पर तहज़ीब, हमारी अखलाकियात कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसमें आप बड़ों से मशवरा लाजमी करें। बहुत सारे ऐसे फैसले जिसमें हम एक नॉर्मली भी बात करते हैं ना कि जिसमें रजामंदी भी शामिल होना भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक उम्र का एक हिस्सा अब डेडिकेट किया होता है, एक्सपीरियंसेस से उन्होंने लर्न किया होता है, तो उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। स्पेशली मुझे लगता है शीरीन कि अपने पेरेंट्स को ज़रूर आपको लाजमी, क्योंकि देखिए पेरेंट्स की रजामंदी आपके किसी भी फैसले में शामिल ना होना, तो पर्सनली मैं तो इस बात पे बड़ा वेरी ओपनली राय रखती हूँ कि वो फैसला फिर आपके फ़ायदे में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पेरेंट्स की रजामंदी शामिल होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ठीक है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके लिए वो फैसला बेहतर है, तो थोड़ा वक्त दें, थोड़ा वक्त लें, थोड़ा कम्युनिकेट करें, थोड़ा उनसे बात करें, अच्छे दोस्त बनाएं और उन अच्छे दोस्तों से मशवरा करें, जैसे मेरे पास शीरी है मशवरों के लिए। क्यों, एक और भी है हमारे पास, वो भी हमारे साथ नहीं है। तो ये चीज़ है कि आपके पास ना
अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाशऊर लोगों की जो आपको अच्छे बुरे वक्त में सही गाइड करे, आपसे जेलस ना हो रहे हो। पता चला आपने कोई फ़ैसला किया और जी आगे सामने कुछ और ही बंदा सोच रहा है, तो फिर वो आपको बिल्कुल कभी ऐसे भी ही है शिरीन। और फिर देखें कि ना आप अपने नॉलेज की बुनियाद पर, Knowledge। इल्म की बुनियाद पर फैसला करें, Very basic, क्योंकि इल्म के बगैर फैसले करना जहालत है और गुमराही है। और अपने फैसलों में दयानतदारी और इंसाफ का खास ख्याल रखें। अगर आप अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ ही ऑनेस्ट नहीं होंगे ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं ले पाएंगे ज़िंदगी में। हाँ। और फिर देखिए ना, ऐसा फैसला जो आपके साथ साथ ना दूसरों की भी भलाई का सबब बने, यानी आपने ये भी देखना है। आपने सिर्फ अपनी चीज़ नहीं देखनी है कि नहीं जी मैंने सेल्फिश नहीं हो जाना। आपने ये देखना है कि कहीं आपका कोई कदम किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। एक ऐसा फैसला जो आपके मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर साबित हो और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए भी बेहतर साबित हो। तो जी इसी आज़म के साथ कि इंशाल्लाह ताला आप भी सोच समझ के फ़ैसला लेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी जो नॉलेज है वो हमेशा प्रायोरिटाइज रखें, बाशऊर लोगों से डिस्कस करें ताकि जी आप एक बेहतर फ़ैसला ले सकें। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका ज़रूर साथ देगा। जनाब अच्छी बात तो हमने आपसे की, अब ज़रा नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तो पहली बड़ी खबर हमारे पास ये है कि पानी से भरे बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत जेहलूम, अटक, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात में मूसलाधार बारिशें हुई हैं। और इस्लामाबाद में भी कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। रावलपिंडी के नशेबी इलाके फिर डूब गए। चारसद्दा समेत केपीके के मुख्तलिफ इलाके भी हर तरफ जो है ना वो पानी में डूबे हुए हैं। क्या सूरत हाल है वो भी आगे चल के देखेंगे। अब आपको बताते हैं, हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही उन्होंने गैर कानूनी करार देकर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले में हुकूमत का, ये भी आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे। बिल्कुल। और फिर साथ ही साथ वो खबर जिससे हर शहरी और मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान परेशान है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 32 रुपये 63 पैसे जो है वो सस्ता की है और पेट्रोल मजीद 2 रुपये 97 पैसे महंगा कर दिया है। 337 रुपये 51 पैसे जो है ना वो बरकरार है उसकी कीमत जो है। और इसका देखें ना इम्पैक्ट आपकी दीगर अशिया खुरनोश में पड़ता है। गालिबन कुछ दिनों पहले ही 5 रुपये बढ़ाए थे, मजीद 2 रुपये बढ़ा दिए। तो वही बातें, कीमतों को जो बढ़ाया जाता है तो इस तरह बढ़ाया जाता है, जब कम की जाती है कुछ पैसे कम की जाती है। एनीवेज विल टॉक अबाउट इट इन दिस प्रोग्राम। बाकी आगे देखेंगे कि फ़ौजी जंग मौशी महाज में तब्दील हो गई है। अमरीकी सदर की ईरान को एक नई धमकी सामने आई है। ईरान को मौशी सहारा देने वाले मुल्कों की भी खैर नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है। क्या कहना था आगे चल के सुनेंगे ज़रा। और फिर साथ ही साथ खेलों के मैदान से भी हमारे पास आपके लिए बहुत सी खबरें होती हैं। तो 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप खेलने वाला पाकिस्तान तीसरे मैच में भी इवेंट से बाहर हो गया और भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया है। देखें ये हम जो है वो हो क्या रहा है। अब खैर इसके बाद अगर क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में भी शाहीनों का बुरा हाल है। यानी कि कोई एक चीज़ तो हम चलें, क्रिकेट तो हम बेहतर परफॉर्म कर लें ना वहाँ पर। लीड्स टेस्ट की बात करें जनाब, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई है और पूरी टीम 171 रन पर ना ढेर हो गई है। तो क्या कॉजेज़ रहे हैं, कहाँ पर जो है वो शाहीन परेशान रहे हैं, ज़रा आगे चल के क्रिकेट हाइलाइट्स भी देखेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ज़ाहिर है ज़िक्र मौसम का कर लेते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो बारिश का तगड़ा स्पेल है वो जारी है और पानी से भरे बादलों की ना एक और धुआंधार इनिंग्स समझें कि जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज़ बारिश ने सब कुछ डुबो दिया है। कमर्शियल मार्केट हो, बनी चौक हो, राजा बाजार, सदर और लालाजार में बादल जमकर बरसे हैं। चकलाला स्कीम 3 की बात कर लें, अडियाला रोड, लाल कुर्ती, बकरा मंडी और पीर वधाई में भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। ब्लू एरिया, शाहराह दस्तूर, बरी इमाम, सैदपुर विलेज, 0 पॉइंट में भी बारिश हुई है। न्यू ब्लू एरिया, इंडस्ट्री एरिया, कराची कंपनी, चक शहजाद समेत मुतादिद इलाकों में खूब बारिश हुई और इस्लामाबाद के कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है। ये हाल है जी शहर इक़्तिदार का, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर शहर इक़्तिदार का ये हाल है तो सोचें कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। तो बहरहाल बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। रावलपिंडी जो पहले ही अर्बन फ्लडिंग की जद में है, वहाँ नशेबी इलाके फिर डूब गए हैं। मजीद क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा यासिर हकीम ने, उनसे बात करते हैं। यासिर, अभी तो पहले का ही पानी नहीं उतरा था कि फिर बादल बरस पड़े हैं, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पर? देखिए, रावलपिंडी में इस वक्त ये सूरत हाल है कि जुड़वा शहरों में, इस्लामाबाद भी साथ ही है, तो जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ की निस्बत आज जो है वो तकरीबन
बारिश जो है वो उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके बायस अभी तक जो लोगों के घरों में पानी दाखिल होने वाला मामला है वो अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि नाला लई में पानी की सतह जो है वो उस मुकाम पर नहीं पहुंची जहां से जो है पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होता है। अब तक मजमूई तौर पर 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो नाला लई का ही कैचमेंट एरिया है गोलड़ा का, जहाँ पे 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में जहाँ पे रेन फॉल गेजिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर 20 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। लेकिन रावलपिंडी में कुछ मकामात ऐसे हैं, जैसे कि न्यू कटारिया का इलाका है जहाँ पे नाला लई भी साथ ही मौजूद है, वहाँ पर 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। फिर वदाई में 28 और ग्वालमंडी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद नाला लई में पानी की जो मैक्सिमम हाइट है इस वक्त भी वो 8 फुट तक पहुंची है, और ग्वालमंडी में जो पानी की सतह है वो तकरीबन 6.5 फुट तक पहुंची है। तो पानी की सतह नाला लई में ज़्यादा बुलंद ना होने के बाद अभी तक नशेबी इलाकों में जो अर्बन फ्लडिंग टाइप की पोजीशन पैदा हुई थी गुज़िश्ता 3 अयाम में, वो अभी तक पैदा नहीं हुई, क्योंकि नाला लई में पानी की सतह नीचे है। जैसे ही ये सतह 10 फीट को नाला लई में क्रॉस करेगी तो उस वक्त जो नशेबी इलाके हैं उनके ज़ेरे आब आने का खदशा अब भी मौजूद है, जिसके पेश नज़र जो है वो ज़िले इंतज़ामिया समेत दीगर जितने इदारे हैं उनको पहले से ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतलका जितने इदारे उनकी जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन यासर अलर्ट तो पहले भी एनडीएमए की जानिब से जिले इंतजामिया को जारी किया जाता रहा है। इनफैक्ट आप तो खुद फील्ड में जाकर कवर करते रहे हैं, हम तो रोज़ आपसे इस हवाले से बात भी करते रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि अभी तक जो सूरत आप बता रहे हैं कि नाला लई ओवरफ्लो नहीं हुआ है, नशेबी इलाके महफूज हैं। लेकिन खुदा न ख्वास्ता जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, अगर नाला लई ओवरफ्लो होता है तो क्या जिले इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक नजर आ रही है? क्या वास्ता की टीमें मौजूद हैं? देखिए, हम गुज़िश्ता 3 दिन से इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि जिन इलाकों में पानी जो है वो घरों दुकानों में दाखिल होता है, लोगों का नुकसान कर रहा है, वहाँ पर जो है वो वासा समेत दीगर जितनी टीमें हैं, जिनमें सुथरा पंजाब की टीमें भी शामिल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे कूड़ा करकट मौजूद होता है जो पानी के निकासी के रास्ते को ब्लॉक करता है, और उसी वजह से पानी ब्लॉक होकर पानी का अखराज नहीं हो पाता, जिससे लोगों के घरों में पानी जाता है। तो ऐसी कोई सूरत हाल गुज़िश्ता 3 दिनों में नजर नहीं आई कि कोई भी टीम, हुकूमती इदारा, कोई ज़िली इंतजामिया के जो इदारे थे वो पर वक्त पहुंचे हो या वक्त से पहले पहुंच कर उन्होंने कोई ऐसे इकदाम किए हो। तो आज भी सूरत हाल तो ऐसी है जैसे गुज़िश्ता 3 अयाम में थी कि सिर्फ फोटो सेशन करवाया जाता है, ग्वालमंडी पुल पर अफसरान आते हैं, स्टाफ को थोड़ी देर के लिए डिप्यूट किया जाता है, गाड़ियाँ मशीनरी दिखाई जाती है, कुछ जगहों पे खड़ी करके फोटो बनाए जाते हैं, और उन्हीं फोटोज को जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को भिजवा दिया जाता है कि ये जाहिर किया जा सके कि तमाम इदारे अलर्ट हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता तीनों अयाम में ये तमाम की तमाम जो इनकी मुस्तैदी और इनकी जो अलर्टनेस थी उसको बारिश ने धो के रख दिया। आज भी अगर मूसलाधार बारिश होती है तो बजाय जो है मैं आपको अभी से ये कह सकता हूँ कि किसी भी इदारे की जिसने इस बारिश में परफॉर्म करके लोगों के जानो माल की हिफाजत करनी है उसकी तैयारी कहीं भी नजर नहीं आई। तैयारी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जाहिर है यासर, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं यही बात है ना कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो सिर्फ फोटो सेशंस की हद तक ही महदूद है और फाइलों की हद तक ही महदूद है। बेहद शुक्रिया यासर, आपने बड़ा तफसीलन अपडेट किया। तो जनाब ये सिचुएशन है पिंडी के हवाले से हमने आपको बताया, यासिर हमारे साथ मौजूद थे और दिन भर हम उनसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि पंजाब और केपी के दीगर इलाकों में भी मानसून बारिशों ने जल थल एक कर दिया है। आधे घंटे की बारिश से गुजरात के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे और जेहलुम और गिरदो नवां में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मेन बाजार, इसके साथ साथ सिविल लाइन रोड, शादाब रोड समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और सियालकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, मगर अटक और गिरदोनवा में तीसरे रोज भी बारिश हुई, जिससे हुजरू और मज़ाफात में मौसम खुशगवार हो गया है। बिल्कुल। और जसिया गांव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां स्वाबी, चारसदा शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से
شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تو موسم تو یقینی طور پہ بہتر ہو رہا ہے, لیکن یہ جو ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو وہ ویجولز دکھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں جو ابر رحمت ہے وہ زحمت بن جاتی ہے. کوئی ایسی مخدوش عمارتیں, ایسی چھتیں جن کا پہلے سے ہی جب الرٹ جاری ہوتا ہے NDMA کی جانب سے, تو ظاہر علاقہ مکینوں کو بھی یہ بات کی یقین دہانی کروانی چاہیے, بلکہ یہ بات ضرور اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کی عمارتیں کچی ہیں, مخدوش ہیں, تو کسی بھی حادثے کا کہتے ہیں نا کہ کسی بھی حادثہ رونما ہونے سے پہلے کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کی جو احتیاط ہے اور جو ریسکیو ادارے وہاں پر موجود ہیں کوشش کریں کہ وہاں سے فی الحال نقل مکانی کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر چھتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں, بہت سارے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں, حادثات رونما ہوتے ہیں. لیکن بہرحال موسم کی کڑوٹ کی ہم بات کریں اس سے پہلے کہ جیسے کہ ہم نے پنڈی کی صورتحال بھی سما کے ناظرین سے شیئر کی, تو ابھی تک تو وہاں پر صورتحال نالہ لئی کی وجہ سے بہت حد تک کنٹرول میں ہے, کیونکہ نالہ لئی اوور فلو. لیکن دیکھیں نا شیرین, اس میں پوائنٹ یہ کہ انتظامیہ کی کارکردگی کیا ہے. انتظامیہ کی کارکردگی صرف جو ہے وہ بڑے بڑے اجلاس بلائے, پلانز ترتیب دیے جاتے ہیں, فوٹو سیشنز ہوتے ہیں, پریس ریلیز جاری ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کام عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. گراؤنڈ میں کوئی عملہ موجود نہیں ہوتا. کل بھی پورا دن سما جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود تھے, ہمارے رپورٹرز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے بہت ہی بری سچویشن تھی. پورا پنڈی جو ہے وہ نالہ لئی کا منظر پیش کر رہا تھا, پورا شہر ڈوبا ہوا تھا, لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خوابے جو ہے نا وہ غفلت میں پڑی ہوئی تھی اور وہ سو رہے تھے. لیکن گراؤنڈ پر کوئی بھی موجود تھا, کوئی ٹیم بھی نہیں آئی, اور یہی شاید ویٹ کیا جا رہا تھا کہ پانی جو ہے نا وہ خود بخود نکل جائے. ہم نے رپورٹ کیا ہے, ہم نے سما نے رپورٹ کیا ہے کہ لوگ اپنے گھر کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے. آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ, کیا یہ کوئی اللہ معاف کرے یہ کیسی صورتحال ہے کہ لوگوں کو اپنی چھتوں پر پناہ لینی پڑ رہی ہے اربن فلڈنگ کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہم نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا, اتنا پانی کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے. یہ شہروں کا یہ حال ہے, تو دیہاتوں کی تو بات چھوڑ ہی دیں. اینی ویز امید یہ کرتے ہیں کہ سما آواز اٹھاتا رہا ہے, ضلع انتظامیہ ضرور متحرک ہو اور وہاں پہنچ رہا ہے سما جہاں ظاہر ہے پھر آپ تو پہنچ ہی سکتے ہیں, ہم تو ان کی آواز بننے کے لیے پہنچ رہے ہیں. تو اینی ویز اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ احتجاج ہو, دھرنے دیے جائیں, لیکن چلیں اس کا کہتے ہیں نا کہ کچھ حد تک عوام کی جو دہائی ہے وہ سنی گئی, اور حکومت نے ہائی اسپیڈ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا ہے. ڈیزل کی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے, لیکن پیٹرول کے دام ایک بار پھر بڑھا دیے گئے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر میں یاد دلا دوں کہ جو احتجاج دیا جا رہا ہے, جو دھرنے ہو رہے ہیں, اس میں واضح مطالبہ یہ ہے کہ جی پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کرو. اور یہاں پر آپ ماشاءاللہ دیکھیں, اب تھوڑا سا ذرا ریوائز قیمتیں بتاتے ہیں ناظرین کو جو اسکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے, اور نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے تک جا پہنچی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوگرا نے یومیہ تعین کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق 20 اگست کے لیے کیا گیا ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل وزیر اعظم کے ہدایت پر آئل ریفائنریز سے مذاکرات کے بعد سستا ہوا ہے. کل وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی تھی, ان کی جانب سے بڑا اہم جو ہے وہ ملاقات کی گئی تھی وزیر پیٹرولیم سے. انہوں نے کہا تھا کہ نا بہت ہی جلدی ارلی جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس قسم کے اقدامات کریں تاکہ آئل کی پرائس کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کنٹرول تو نہیں ہوئی, بلکہ 2 روپے جو ہے نا وہ مزید بڑھا دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں. شہری سراپا احتجاج ہیں, اور شہریوں کا یہی شکوہ ہے کہ ان کو کم کیا جائے, کیونکہ پیٹرول سے بہت ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں. جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو باقی اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ سبزیاں ہوں, چاہے وہ پھل ہوں, چاہے وہ آپ کی اور دوسری دیگر چیزیں ہوں. تو ہر چیز جو ہے نا وہ آپس میں لنکڈ ہے, انٹر کنیکٹ ہے. اچھا تھوڑا سا اس کو اگر ہم سمجھیں نا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اصل میں جو اس کا سارا کہتے ہیں نا کہ اس میں میجر ہاتھ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا ہوتا ہے. اور جو احتجاج ہو رہا ہے, جو دھرنا بھی دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, وہ اسی حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی ڈٹی ہوئی ہے. دھرنا لگ بھگ 5 روز میں داخل ہو گئے ہیں. اب جو پارٹی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان, انہوں نے 12 ربیع الاول کے بعد ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا باقاعدہ اعلان کیا ہے اور اسلام آباد مارچ کا بھی اندیا دے دیا ہے. کیا کہنا تھا ان کا, آپ کو سنوا دیتے ہیں. 12 ربیع الاول کے بعد والے ہفتے میں پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. کوئی نون لیگ یہ نہ سمجھے, یہ مریم بی بی یہ نہ سمجھے کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے گا.
और धरना शुरू हुआ है। वजीर आला हाउस का धरना तो बेस कैंप बनेगा। इस्लामाबाद की कॉल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला और बड़ी ताकत के साथ देंगे। सबको बताना चाहता हूँ, कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। लेवी को खत्म करना पड़ेगा। लेवी जुल्म है, डाका है, जबरी भत्ता है, दहशतगर्दी है, मुआशी चक्का टैक्स है, ये खत्म करना पड़ेगा। इसके बगैर पीछे हटने वाली बात नहीं है। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी और मुसलसल जो है वो ऑयल प्राइसेस में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने एक झटके में 32 रुपये डीज़ल पर जो है ना वो कम कर दिए, लेकिन पेट्रोल जो है वो मुसलसल महंगा किया जा रहा है। आवाम चकरा कर रह गए हैं। इसी सारे इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर तवानाई बिशारत हसन साहब ने। बिशारत साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा बिशारत साहब कहिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आवाम की समझ से तो बिल्कुल बाहर है, तो आपको क्या लगता है ये क्या माजरा है और क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कमी हमें देखने को मिलेगी पेट्रोल प्राइसेस में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। देखें बात यह है कि ये प्राइसेस हुकूमत ने लिंक की हुई हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनके साथ, और अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें जो है कमी पेशी की जा रही है। तो डीजल की कीमत में अच्छी कमी कल की गई है। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद एक बात है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बजाय कम करने के बढ़ा दी गई है। और इससे पहले एक दिन पहले भी 5 रुपये बढ़ाई गई थी, कल भी 2 रुपये और कुछ पैसे जो है बढ़ा दी गई है। तो हुकूमत को ये भी ख्याल करना चाहिए कि पेट्रोल जो है वो भी जो है गरीब आदमी इस्तेमाल भी करता है, मोटर बाइक चलाने वाला भी इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में अर्ज किया है कि पेट्रोल पे जो लेवी और टैक्सेस डिफरेंट मिलाकर तकरीबन कोई 142 रुपये 1 लीटर के ऊपर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से। तो वो जो है ये इतना बड़ा एक टैक्स है और लेवी है जो कि गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा बोझ है। एक मोटर बाइक चलाने वाला जिसने कि 2 लीटर पेट्रोल एक दिन में डालना है, उसको देखिए कि अगर तकरीबन 350 रुपये के करीब उसको जो है सिर्फ टैक्स उससे ले लिया जाए और लेवी के मद में ले लिया जाए, तो वो गरीब जो है वो कहाँ से गुजारा करेगा, वो किस तरीके से जो है अपने बच्चों को पालेगा। ज़्यादातर वो काम करता है या तो बाइकिया के तौर पे काम करता है या कोई और मेहनत मजदूरी करता है जिसमें उसको मोटर बाइक की जरूरत होती है। तो एक गरीब तरीन आदमी जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, जिसके पास जो है अपना किराया मकान का देने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास बिजली के और गैस के महंगे तरीन बिल देने के पैसे नहीं है, जो अपने बच्चों को जो है दूध नहीं दे सकता, अंडे नहीं दे सकता, किसी किस्म की प्रोटीन नहीं दे सकता, उसके बच्चे जो है उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, ऐसे गरीबों से भी आप 1 लीटर के ऊपर 142 रुपये करीब लेवी और टैक्सेस ले रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म है। जबकि बड़े बड़े ताजिर जो हैं, रिटेलर्स हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो अरबों रुपए साल जिनकी इनकम है, और जो प्रॉपर्टी से जिनका ताल्लुक है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनके ऊपर दुरुस्त बात है। लेकिन बशार साहब ये बताइएगा कि आप ना हुर्मस पर कशीदगी तो बरकरार है एक जानिब, लेकिन दीगर रास्तों से तरसील जारी है। हुकूमत पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, इकदाम क्या करना चाहिए, और आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हो सकती है? एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक मुतालबा सर्फेस कर रहा है कि जी 225 फी लीटर होना चाहिए पेट्रोल, जबकि अब जो करंट कीमतें हैं, क्या वाकई इतना एक ड्रास्टिक डाउन हम देख सकते हैं पेट्रोलियम कीमतों का? देखिए अपना हुर्मुस के लिए लेटेस्ट ऐलान जो आज सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से किया गया है कि वो एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि अमेरिकन जो नेवी है उसके जहाज वो कॉरिडोर बनाएंगे, जहां से वो कहते हैं कि हम शिप्स को जो है वो इजाजत देंगे और सेफ पैसेज उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो तेल ले जा सकें। लेकिन आज तक की जो सूरत हाल है अभी तक की, उसमें तो वहां से तेल की तस्सीर उस तरह नहीं हो रही है जैसे कि जंग से पहले होती थी। एक चीज, दूसरा, अगर किसी दूसरे रूट से पाकिस्तान तेल आता है तो फिर उनके वो रास्ता लंबा होता है, ज्यादा फासला तय करके उन जहाजों को आना पड़ता है, वो तेल महंगा हो जाता है। तो ये अपनाए हुर्मुस से ही जो आने वाला तेल है, यही पाकिस्तान के लिए जो है अगर ये सही तौर पर आना शुरू हो जाए जैसे कि जंग से पहले की सूरत थी, तो सस्ता आपको तेल मिलेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ईरान के साथ जंग बंद हो जाती है और ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तो ये है कि पाइपलाइन के जरिए ईरान से डायरेक्टली गैस आ सकती है, तेल आ सकता है। उसके अलावा जो बड़ी रिफाइनरीज की बात हो रही है कि वो बननी है गवादर में, वो जल्दी से जल्दी बनाई जाए, उसमें सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड है, उसमें ईरान भी इवन इंटरेस्टेड है।
तो इस तरीके से हम तेल और गैस को सस्ता पाकिस्तान में कर सकते हैं कि ईरान से डायरेक्ट सप्लाई आए, और पाकिस्तान में स्टोरेजेस को जो है बड़े बनाना चाहिए। इस वक्त सिर्फ 29 दिन के करीब की स्टोरेज पाकिस्तान में हो सकती है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए और 3 महीने तक ले जाया जाए, जो कि आपकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है, तब भी यह है कि आप 3 महीने तक प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस प्राइस पर आपने खरीदा है वो 3 महीने तक आप आवाम को दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि मुल्क में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो है सबसे ज्यादा देनी चाहिए तरवीज, और उसकी तरफ पॉलिसी फौरी तौर पर लागू करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज आएँ ताकि पेट्रोल की जो है और डीजल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम से कम होती चली जाएं। और इसके अलावा जो आपको ये करना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, आपको जो है बायोडीजल की तरफ जाना चाहिए। बायोडीजल की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप करके अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू PSO को दी थी। वो टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है, उस पर जो है अमल करके और मुल्क में जो है बायोडीजल लाना चाहिए फौरी तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहिए। आज ही मैं बल्कि एक मीटिंग में जा रहा हूँ एक ऐसे इदारे के पास जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, और उनको यही तजावीज़ सारी दे रहा हूँ जिसमें कि बायोडीजल है। उसके अलावा पाकिस्तान में एथेनॉल प्रोड्यूस होता है बहुत बिल्कुल ज़्यादा। दुरुस्त कह रहे हैं बिशारत साहब, आप बहुत सारे ऐसे इकदाम शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को करने चाहिए जिसके बाद जिसके समरात हैं वो आवाम तक बराह रास्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया बिशारत हसन साहब, माहिर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे। आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। दारुल हुकूमत कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की गई है, जिसमें अब तक इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो चुके हैं, और हमले में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए जाने के इत्तलात हैं। तो ये ताज़ा तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं। हमले के खौफनाक मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन जंग 4 साल से जारी है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और इसमें बीच में कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी, कुछ इस हवाले से अब जाहिर सी बात है ये इनिशिएट किया गया था ये मामला कि किसी तरीके से ये जंग रुक जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से बात की थी, लेकिन जो अब हम देख रहे हैं सिचुएशन वो उसके बिल्कुल बरक्स है। तो एक बड़ी खबर ये है कि रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया है, और दारुल हुकूमत कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की गई है, जिसमें अब तक इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक हुए हैं, 23 जख्मी हो चुके हैं। हमले में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए जाने के इत्तलात हैं। तो ये एक बहुत रीसेंट अपडेट्स हैं। जैसे जैसे हमें इस हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही है, अब समा के नाज़रीन को दिखा रहे हैं, और हमले के जो खौफनाक मनाजिर हैं वो भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किस हद तक जो शोले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ये जो हमला था वो कितनी इंटेंसिटी से किया गया था, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाकायदा तौर पर इसमें इस्तेमाल किया गया है। रूस और यूक्रेन जंग 4 साल से जारी है, जो हम देख रहे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इट्स बीन 4 years, और रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए हैं। 4 अफराद हलाक हुए हैं, 23 के जख्मी होने की इत्तलात अभी तक हमें मौसूल हो रही है। और जो इस हवाले से मजीद डिटेल सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया इन हमलों में। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मनाजिर है जो कि आप समा की स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो शोले हैं आग के वो बुलंद हो रहे हैं, धुएं के बादल हैं जो कि हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर बड़ा हमला है ये। हमले में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि 4 साल से ये जंग जारी है, जो कि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये तो है सिचुएशन जो कि हमने आपसे शेयर की। इस हवाले से मजीद भी हमारे पास जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगे वो हम आपसे गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। हाँ, तो ये तो हो गया ना रूस और यूक्रेन का मामला। अब एक और मामला है, जाहिर सी बात है, जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा खित्ता ही फंसा हुआ है उस दलदल में। वो है जी अमेरिका ईरान का मामला। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में उन्होंने लिखा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली सबसे ज्यादा तबाहकुन मौशी कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूँ। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम इकोनॉमिकली जो है वो टेंस सिचुएशन क्रिएट कर देंगे ईरान के लिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। मौशी लिहाज से जो भी मुल्क अपने मालियाती और कारोबारी इदारों या दीगर ज़राए से ईरान को किसी भी किस्म का सहारा देगा, उससे भी इंतहाई संगीन मौशी नताइज का सामना करना पड़ेगा।
انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ایران امریکی پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا اور ایرانی بحریہ ختم، فضائیہ تباہ اور فوجی فیکٹریاں ملبہ بن چکی ہیں۔ یہ وہ کلیم ہے جو امریکی صدر کریں۔ ایرانی کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے اسٹریٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی لکھا ہے، تو ان کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر اپنے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم اکنامکلی ایران کے لیے جو مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ پیدا کریں گے تاکہ جو ایران ہے وہ مزید ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن بالکل میں آ ایسے ہی جائے۔ پھر ایران کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اس وقت بے بسی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ یہ جنگ جاری رہے گی یا نہیں، یہ ضرور ہوگا کہ امریکہ اپنی ساکھ کھو دے گا۔ اس وقت امریکی جنگ خطے میں بدامنی اور تجارت میں رکاوٹ کی وجہ ہے۔ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو مذاکرات سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں دونوں سائیڈ سے جو ہیں وہ بیان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو ہیں وہ جنگ پر اور معاشی طور پر ان کو نقصان پہنچانے پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ جو ایران ہے اس کی جانب سے بھی بڑا واضح طور پر جو موقف ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو پھر مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز بھی یہی ہیں نا کہ یا تو مذاکرات کر لیں یا جنگ کر لیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ اور جب آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہو تو پھر مسئلہ حل ہمیشہ ٹیبل ٹاک سے ہی ہوتا ہے، مذاکرات سے ہوتا ہے، بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان شروع دن سے، جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا، پاکستان شروع دن سے یہی بات کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے کوششیں بھی یہی کی کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں ان کو آپس میں بٹھایا اور معاملات جو ہیں ان کو طے کرانے کی کوشش کی، لیکن وہی بات ہے کہ سپوائلرز جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور اب دیکھیں نا، ایک شیپ ہے وہ تھوڑا سا یہ چینج ہو گیا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ پر سیز فائر، اب اکنامکلی جو ہے وہ مزید ٹینس کرنے کی سچویشن کو کوشش کی جا رہی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب ہم گاہے بگاہے ہمارے اینالسٹ خبر بھی انداز نے ہمیں ہمارے اس پروگرام میں ذکر کرتے رہے کہ ہائر آر دا چانسز کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ یہ صرف ایک خطے تک یا 2-3 ممالک تک لمیٹڈ نہیں رہے گی، یا صرف مڈل ایسٹ تک لمیٹڈ نہیں رہے گی۔ اور دیکھیں وہی سچویشن سامنے آ رہی ہے، ایران امریکہ کے ساتھ جنگ کو یورپ تک لے جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوبارہ جنگ چھیڑنے کی صورت میں ایران یورپ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے پر غور کر رہا ہے۔ اب جو نیوز ہیں، برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق ایرانی افواج نے بلغاریہ میں امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے آپشنز کا پہلے تو جائزہ لیا ہے، اور قبرص میں بھی ممکنہ جوابی کارروائی کے اہداف اس میں شامل ہے۔ مارچ میں بھی قبرص میں ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ برطانوی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ ایران بحر ہند میں واقع امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر بھی میزائل داغ چکا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد دلا دیں۔ اب ایرانی رد عمل کی جو نوعیت کا انحصار ہے وہ اب واشنگٹن کے آئندہ کے اقدامات پر ہوگا، یعنی کہ واشنگٹن کے آئندہ کے کوئی بھی اگر اسٹیٹمنٹ سامنے آتے ہیں، جو بھی سچویشن ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ہی پھر یہ معاملات شیپ اپ ہوں گے۔ بٹ پاسٹ اس بات کا گواہ ہے، جس کچھ فوجی اڈوں کا ہم نے آپ لوگوں کو ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی یہ جو جنگ ہے وہ تھوڑا بہت ٹچ کر چکی ہے برطانیہ کو، یورپ کو۔ تو خدا نہ خواستہ آلریڈی کچھ ممالک تو اب ہم دیکھ لیں کہ گلف ہو، مڈل ایسٹ، تو اس آلریڈی ٹینس سچویشن میں ہے۔ خدا نہ خواستہ کہ یہ سلسلہ یورپ تک بھی پھیلے، لیکن اس کا سارا انحصار ایز وی ارلیئر مینشن کہ واشنگٹن پہ ہوگا اور امریکی بالکل ایسے ہی، کیونکہ جب تک وہ کوئی ایکشن نہیں کریں گے، جب تک وہ خود حملہ نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ خود سے کچھ بھی کرے گا۔ ریٹیلیشن تبھی ہوتی ہے جب دونوں فریقین، جب ایکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ سو بہرحال ہم امید یہی کرتے ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوں اور جو ہے نا یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بات کریں گے بہت ہی اہم کیس کے حوالے سے، جس میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے والدین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے تحقیقات کی نگرانی کا مطالبہ کر دی ہے۔ وکیل جبران ناصر نے مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا جس میں ڈی آئی جی ایسٹ سمیت 9 افسران کو معطل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ نئی تفتیشی ٹیم بھی نئے شواہد تلاش کرنے کے بجائے خودکشی کے موقف کو برقرار رکھنے پر توجہ دے رہی ہے۔ میر رضا کے اسمارٹ واچ کی تحویل اور فورنزک معائنے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ رضا کی باڈی ادھر پڑی رہی، کیوں نہیں پھر کرائم سین بنایا گیا؟ انویسٹیگیشن کی سم صحیح کریں، آپ اس کو سم کو صحیح کرنے کی بجائے آپ پورا سب کو بچانے پہ چلے گئے۔ آج 22 دن ہو گئے، ہمیں انصاف دلوائیں، یہاں سے امید نہیں لگ رہی۔ اور اب ذکر ہمارے ہیرو کا، ہمارا فخر، پاک فضائی کے بہادر سپوت
पायलट ऑफिसर राशिद मिनास शहीद का आज 55वां यौम शहादत है। चलिए जी, अब खेलों के मैदान का रुख कर लेते हैं। तो पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर नॉकआउट कर दिया। कौमी टीम 8 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी को यादगार ना बना कितना अनफॉर्चुनेट है, हमारा कौमी खेल है उसमें ये परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। क्रिकेट के मैदान की बात कर लेते हैं जनाब। लीड्स टेस्ट का पहला दिन इंग्लिश बॉलर्स के नाम। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 171 पर ही आउट हो गई। रॉबिन्सन और जोश टोंग ने 5-5 विकेटें हासिल की। खेल के अख्ताम तक मेजबान टीम के 2 विकेटों पर 112 रन वो बना चुके थे। एक बड़ा और अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। इस हवाले से समा ने समा पोल का आगाज किया है। आप अपनी राय का इजहार हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस QR कोड को स्कैन करने के बाद मेरे मोबाइल पर एक नया टैब खुल गया है और इस टैब पर आ रहा है समा पोल। एक बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हाँ या ना की ऑप्शन मौजूद है। आपकी क्या राय है? आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अपनी राय के जरिए हमें आगाह कर सकते हैं। तो ज़रूर इस पोल के ज़रिए जो अपनी राय है उसका इजहार करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी राय बड़ी मैटर करती है। तो जनाब, खबर वही अंदाज निया में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करते हैं बहुत से अहम इशूज़ पर। सबसे पहले बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ के इलाज और अस्पताल मुंतकिली की। तो अदालत ने 2 दिन में बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था और आज दूसरा दिन है, लेकिन हुकूमत बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और हुकूमत की जानिब से साफ साफ कह दिया गया है कि केस की उबूरी मरहले में हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने नजर सानी दरख्वास्त कर दी है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने कानून से हटकर हुक्म दिया जो नुमाया कानूनी खामी है। आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की जमानत देता है। मुकदमे में फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर ऑर्डर जारी किया गया। अब क्या सूरत हाल बनेगी, सवाल तो ये, हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को अदालत कब सुनेगी? तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, क्या मजमूई तौर पर अब आपके पास अपडेट्स हैं, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, अब क्या होगा आगे? जी बिल्कुल, बानी तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के मुताबिक 2 दिन में हुकूमत ने जो है वो अस्पताल मुंतकिल करना था। अभी तक इस हवाले से जो है कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ चीफ कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से एक अपील दायर कर गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला मौजूद है वही एग्जिस्ट करता है और उसी पर अमल दरामद करना है कि चूंकि अभी तक ना तो अपील फिक्स हुई है और ना ही उस अपील पर जो है वो किसी किस्म का कोई ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म दिया है। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी पर जो है वो अमल दरामद करना है। तो इस हवाले से गुज़श्ता रात भी जो है वो काफी ज्यादा इम्कान थे कि शायद कोई डेवलपमेंट या ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन तमाम तर जो ज़राए से भी खबरें आ रही थी कि शायद तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन उस हवाले से कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो आज अब क्योंकि जो परसों ऑर्डर जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट और तकरीबन दोपहर का वक्त था, तो शायद आज दोपहर तक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो इस हवाले से अभी तक जो है वो मुख्तलिफ चैमगोइयाँ चल रही हैं इस्लामाबाद में कि आज शायद सुबह के औकात में या दोपहर तक जो है वो शायद मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी कंफर्म खबर या कोई भी कंफर्म मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका हुकूमत की जानिब से। हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने जो अपील दायर की है वो इस हवाले से अदालत को मजीद जो थोड़ी सी तशरीह चाहते हैं इस फैसले की, क्योंकि अगर एक कैदी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया निजी हॉस्पिटल खुसूसी तौर पर उसकी मर्जी के मुताबिक, तो फिर कल को पूरे पाकिस्तान से जो है वो इस तरह की पिटीशन आ सकती हैं, अदालतों से रुजू किया जा सकता है कि जो भी कैदी हैं वो कहेंगे कि हमें हमारी मर्जी के हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से हुकूमत अदालत से थोड़ी तशरीह चाहती है, लेकिन इसमें दिलचस्प और आईनी जो मामला है या नुक्ता है वो ये है कि कल एक पिटीशन फिक्स की है और इस तरह की जो मोस्टली पिटीशन होती हैं उन्हें अर्ली पिटीशन भी जो है वो उनके साथ एक फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में, ताकि इस मामले की जो है पूरी नौयत की समाअत की जाए। लेकिन इस पिटीशन पर कल से अभी तक जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ना तो इसे कॉल लिस्ट में शामिल किया गया है, ना इस पर कोई समाअत के हवाले से जो है वो पेश सामने आ सकी है। तो ये मामला अभी तक चूंकि पेंडिंग है और जो इससे पहला ऑर्डर है जिसमें उन्हें फौरी तौर पर 2 रोज में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था वो एग्जिस्ट कर रहा है।
تو اگر اس آرڈر کی موجودگی میں جو ہے وہ حکومت کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ اس آرڈر پر عمل کرے. لیکن ابھی تک حکومت شاید اس انتظار میں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے اپیل دائر کی ہے چیف کمشنر اسلام آباد کے تھرو، اس کی جو ہے وہ فکس ہونے کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس معاملے کی مزید تشریح سامنے آتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز پر عمل درآمد کیا جائے گا. لیکن آج شاید یہ بھی امکان ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کرتی تو پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں یا جو انصاف لائر فورم ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا اور یہ موقف اپنائے گا اپنی درخواست میں سپریم کورٹ میں کہ آپ نے جو حکم دیا تھا اور جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے آج کا دن انتہائی اہم ہے اور سپریم کورٹ میں آج جو ہے وہ کوئی بڑی حکم نامہ یا کوئی بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آج پھر ایک سامنے آ سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو منتقل نہیں کیا گیا، حکومت کا ایک اپنا موقف ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید تشریح چاہتے ہیں. جو پرسوں ایک آرڈر آیا تھا اس کی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی واضح موقف سامنے آ سکا ہے کہ کیونکہ جب پرسوں یہ آرڈر آیا تو اس وقت بیشتر جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہ ہونا یہ ایک نیا جو ہے وہ آئینی اور قانونی مسئلہ سامنے آنے کا امکان ہے. اور اسی حوالے سے حکومت نے جو مزید تشریح چاہیے سپریم کورٹ سے اور انہوں نے گزشتہ روز اس حوالے سے پٹیشن بھی دائر کی ہے. اس میں ایک بڑا اور واضح پوائنٹ یہی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے نجی ایک ہاسپٹل میں، تو اس کے بعد دیگر قیدیوں کی اگر درخواستیں آتی ہیں تو اس پر کیا عمل ہوگی، کیسے عمل کیا جائے گا. تو یہ تمام تر معاملہ ہے اور اس وقت تک کہ اسلام آباد میں سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہی ہے کہ کیا منتقلی ہوگی نہیں ہوگی، تو کس گراؤنڈ پر نہیں کی جائے گی، اور اگر حکومت یہ کرتی ہے تو فیوچر کے لیے کیا پریسیڈنٹس ہوں گے عدالتی نظیر کے طور پر، اس فیصلے کو کوٹ کیا جا سکے گا یا نہیں. تو یہ اس وقت کا سب سے اہم اور جو اس وقت کا بڑا مسئلہ ہے، اس وقت زیر بحث ہے اسلام آباد میں، وہ تو یہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج جب 9 بجے کے بعد عدالتیں کھلتی ہیں تو عدالتوں سے کیا خبر آتی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ایک شہزاد، آپ جیسے کہ آپ نے ارلی پٹیشن کا بھی ذکر کیا، تو جس نظر ثانی درخواست کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، آپ تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج اس پر ایک اہم فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، تو کیا ایک توقع کیا کی جا رہی ہے اور کوریڈورز میں کیا بات ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اس کا امپیکٹ بڑا پھر دورس ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ اس طرح کی جو درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ فوری نوعیت کی جو ہے وہ بھی پرے کی جاتی ہے کہ اس درخواست پر فوری جو ہے وہ سماعت کی جائے، اور سماعت کرنے کے بعد جو ہے وہ جو بھی حکم نامہ عدالت کی جانب سے سامنے آتا ہے اس پر متعلقہ اتھارٹیز یا جو متعلقہ فریقین ہوتے ہیں وہ عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن اس پٹیشن میں چونکہ کل تقریباً 12 بجے یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی اور اس کے بعد 4 سے 5 گھنٹے عدالتی جو اوقات تھے وہ بھی تھے اس کو فکس کر کے اس پر ہیئرنگ کی جا سکتی تھی. لیکن اس کے بعد نہ تو کل عدالتی اوقات میں اس پر ہیئرنگ ہوئی، نہ اس کے بعد رجسٹرار آفس کی جانب سے جب شام کے وقت کال لسٹ جاری ہوتی ہے اس وقت بھی جو ہے وہ اس پٹیشن کو فکس کر کے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اب اگر آج یہ مقرر ہوتی ہے دن میں کسی وقت تو کب یہ مقرر ہوتی ہے، کب اس پر فیصلہ ہوتا ہے، یا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ جو آرڈر اس سے پہلے سپریم کورٹ نے دیا تھا منتقلی کے کیس میں اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت پی ٹی آئی کے وکلا کو یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کے اہل خانہ کو ہوگی تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ جو آرڈر سپریم کورٹ کا پاکستان نے جاری کیا ہے، کیونکہ اس میں بڑی واضح ہدایت سپریم کورٹ نے جاری کی تھی کہ کسی بھی قسم کے سیاسی بینیفٹس کے لیے اس منتقلی کو استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ تو میڈیکل رپورٹس کو، نہ ہی کسی قسم کی گیدرنگ کی جائے گی نجی ہاسپٹل کے باہر. تو یہ معاملہ تھا اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کو واضح طور پر لکھ کے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایک فریق یہ محسوس کرتا ہے کہ عدالتی آرڈر کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا اور اس پر عدالت جو ہے وہ مناسب فیصلہ جاری کرے گی. تو پھر آج جیسے ہی اس کا وقت کمپلیٹ ہوتا ہے، عدالت کھلتی ہے، تو یہ اہم معاملہ عدالت کے سامنے آنے کے کبھی امکانات ہیں کہ عدالت کے سامنے ایک نئی پٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے امکانات ہیں کہ آج یہ اہم معاملہ عدالت کے سامنے آئے گا. شہزاد ذرا قریب سے نظر رکھیے گا، آپ سے گاہے بگاہے اس اہم معاملے سے متعلق اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے. پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اجلاس نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے پر غور کیا. سیاسی اور کور کمیٹی نے بانی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے اور علاج کے حکم کا خیر مقدم کیا. ساتھ ہی سپریم کورٹ کے حکم پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کر کے طبی سہولیات فراہم کی جائیں.
اور بانی کی صحت پر سیاست کی ہے، نہ ہی آئندہ کریں گے، چاہتے ہیں کہ بانی کے علاج میں رکاوٹ یا دشواری پیدا نہ ہو. تو یہ جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم صحت پر سیاست نہیں کر رہے، نہ ہم نے پہلے کبھی صحت پر سیاست کی تھی، نہ ہی ہم آگے کبھی صحت پر سیاست کریں گے. اسی لیے بانی کے علاج میں نہ تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، نہ ہی دشواری پیدا کی جائے. تو یہ اہم اجلاس ہو جس کے کچھ مناظر آپ سما کی اسکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی کا یہ اجلاس تھا جس میں بانی کی صحت کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی اور مشترکہ اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا. اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے پر بھی غور کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے انٹرنیشنل شفا اسپتال منتقلی کا جو فیصلہ تھا اس کا خیر مقدم کیا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بیان دیا جو کہ ہم نے آپ سے ابھی شیئر بھی کیا کہ ہم صحت پر سیاست نہیں کر رہے، لیکن اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس چیز پر سیاست کر رہا ہے اور سیاسی معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے. بلاول کی چونکہ بلاول ناراض ہیں حکومت سے، نون لیگ سے، اسی وجہ سے اب جو ہے نا وہ بیان بازی چل رہی ہے. لیکن لیٹ سی یہ جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھے گا. بہرحال بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا ہے. کسی نے اسے 28ویں ترمیم کا پیش خیمہ قرار دیا تو کوئی عدالتی فیصلے کو سسٹم کی تبدیلی سے جوڑنے لگا ہے. ارکان پارلیمنٹ ان افواہوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو انہی کی زبانی سنواتے ہیں علینا شاہد کی رپورٹ میں. بانی پی ٹی آئی کی جیل سے ہسپتال منتقلی کا عدالتی فیصلہ آتے ہی مختلف چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں. کوئی 28ویں ترمیم تو کوئی سسٹم کی تبدیلی کی باتیں کر رہا ہے. کیا یہ واقعی کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں سیاسی معاملات نہیں ہیں، عدالتی معاملات ہیں. اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے. قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری ہو رہی ہیں. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، آئی تھنک گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. کچھ دن آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. یہ 5 دنوں کے مہمان ہیں، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ ختم ہو جائے گی چند ہی دنوں میں. یہ سب بکھر جائیں گے، یہ سب چلے جائیں گے. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے ارکان کو بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی میں کوئی سیاسی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، لیکن جیالوں کا کہنا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ علینا شاہد، سما، اسلام آباد. اب خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا اور جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کی رائے آپ نے جانی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہم نے سیاسی درجہ حرارت کی بات کر لی نا آپ لوگوں کے سامنے. اب کچھ موسم کے کیا درجہ حرارت ہے وہ بھی آپ کو ذکر کر لیتے ہیں اس کا. راولپنڈی میں کل ہونے والی موسلادھار بارش کا پانی نہیں اترا تھا کہ پھر بادل برس پڑے. جڑواں شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. اسلام آباد کے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں اور راولپنڈی کے نشیبی علاقوں کی بات کریں تو وہ پھر سے ڈوب گئے ہیں. تازہ ترین انسائٹس کیا ہے بات کریں گے سما کے نمائندے یاسر حکیم سے. یاسر کیا اپڈیٹس ہیں؟ اب جیسے کہ 1 گھنٹے پہلے جب ہم نے آپ سے بات کی تھی تب تک تو جو نالا لئی کی صورتحال تھی وہ بھی کچھ کنٹرول میں تھی. شکر ہے کہ نشیبی علاقے بھی تھوڑے سے محفوظ ہیں. اب جو سچویشن ہے وہ آپ نے، چونکہ آپ فیلڈ میں موجود ہیں، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. کیا صورتحال آپ کو دکھ رہی ہے علاقوں کی، سڑکوں کی؟ دیکھیں جیسے سیاسی درجہ حرارت کی بات کی گئی تو راولپنڈی کا درجہ حرارت بھی اس وقت جو ہے 24 سینٹی گریڈ اور 23 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا گرمی جو ہے وہ کم ہے. لیکن جو بارش ہے وہ گزشتہ شب جاری ہوئی تھی اور وقفے سے اس وقت بھی جاری ہے بوندا باندی کا سلسلہ. اور اسی بوندا باندی کے دوران جو ہے وہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش زیادہ ریکارڈ کی گئی اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت کم بارش بھی ریکارڈ کی گئی. کسی بھی جگہ پر آج بھی جڑواں شہروں میں 50 ملی میٹر سے زائد بارش اب تک ریکارڈ نہیں کی گئی اور مجموعی طور پر اب تک جو بارش ریکارڈ کی گئی اس کی جو شرح بتائی جا رہی ہے وہ 23 ملی میٹر بتائی جا رہی ہے راولپنڈی میں. اس کے ساتھ اگر بارش کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو نالا لئی میں بھی پانی کی سطح اب تک کنٹرول میں ہے. نالا لئی میں ابھی تک طغیانی، اربن فلڈنگ ملکہ علاقوں میں اور ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جس سے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو اور نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گھروں میں اور دکانوں میں. لیکن گزشتہ 3 روز جو تھے 3 سپیل گزرے تھے 3 ایام میں، ان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نالا لئی میں جیسے ہی پانی کی سطح 10 فٹ بلند ہوتی ہے تو نشیبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جن علاقوں میں پانی داخل ہوا تھا وہاں پر لوگوں کو اب یہ مشکلات ضرور ہیں کہ گزشتہ روز جب وہاں سے پانی نکلا تو اس کے بعد رات سے جب سے بارش جاری ہے تو وہاں پر جو گندگی ہے، کیچڑ ہے اور جو کوڑا کرکٹ ہے اس کے باعث ان کی آمد و رفت میں
मुश्किलात उन्हें पेश आ रही हैं। लेकिन अब तक की सूरत हाल यही है कि किसी निशेबी इलाके से ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और नाला लई के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी जो है वो ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम से बैक करता हुआ घरों में और दुकानों में दाखिल होकर उनके सामान को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम 3 अयाम की बात करें और गुज़िश्ता 3 अयाम में जो तैयारियां की गई थी उनको मद्देनज़र रखे, ज़िली इंतज़ामिया की एक्टिविटी को मद्देनज़र रखे, तो चूँकि गुज़िश्ता शब भी आज की बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें यह बताया गया था कि शदीद मूसलाधार बारिश जो है वो जुड़वा शहर और पोठवार रीजन में उसकी तवक्को की जा रही है। और इसी मूसलाधार बारिश के दौरान रावलपिंडी के नाला लई समेत जितने बरसाती नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का खदशा मौजूद है या इसका इम्कान ज़ाहिर किया गया। और उसी के पेश नज़र साथ साथ ये भी वार्निंग दी गई थी कि नाला लई में तुग़यानी आने पर नशेबी इलाकों में जो है वो बाकायदा तौर पर पानी जो है वो जा सकता है लोगों के घरों और मकानों में, और इसके पेश नज़र इब्तदाई इक़दाम किए जाए ताकि ये पानी जो है वो नाला लई में तुग़यानी आने के बाद नशेबी इलाकों में लोगों के घरों में दाखिल न हो। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन के तजर्बे की बुनियाद पर और आज की शहर की सूरत हाल देखकर मैं आपको अभी भी ये दावे से कह रहा हूँ कि किसी भी जगह पर इस वक्त भी वासा का स्टाफ किसी नशेबी इलाके में मौजूद नहीं है। अमूमन एक प्रैक्टिस की जाती है कि नाला लई पर गोलमंडी के मुकाम पर आकर वासा का अमला और दीगर ज़िली इंतज़ामिया के दायरे सुथरा पंजाब के अफसरान जो है वो आकर एक फ़ोटो सेशन करते हैं और दिखाया जाता है या पंजाब गवर्नमेंट को वो फ़ोटो भिजवाकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि काम किया जा रहा है। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। मेरी राइट साइड पर हम इतने दिनों से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी पूरा दिन आप हमें अपडेटेड रखे हुए थे कि किस तरह से बुरी सिचुएशन थी रावलपिंडी की, हर तरफ पानी पानी था। लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे और वो शायद इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बनाकर निकल जाएगा और उनको आकर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, पानी खुद ब खुद कम हुआ, इदारे मुतहरिक नहीं हुए, उन्होंने काम नहीं किया। सो एज ऑफ नाउ जो लोगों का नुकसान हुआ है, क्या उसके हवाले से कोई जो इकदाम करना है वो भी जिम्मेदारी है डेफिनेटली, उनका इजाला भी डेफिनेटली जो है वो इदारों की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। उस हवाले से क्या कोई इकदाम किए गए हैं और फिर इंतजामिया की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया कि क्यों वो ग्राउंड में मौजूद नहीं है, क्यों सिर्फ इजलास बुलाए जाते हैं, प्लान तरतीब दिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब समा ने एक बड़े पैमाने पर कवरेज करके रावलपिंडी के 6 मुख्तलिफ मकामात से या इससे भी ज़ायद मकामात से ये दिखाया कि लोगों के घरों में पानी मौजूद है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है, लोग महसूर होकर रह गए हैं, लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। तो उसके बाद हमें ये इतला मिली है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को रब्ता करके टेलीफोन पर यह हदायत दी गई थी कि वो फौरी तौर पर पानी की निकासी के साथ जिन जिन इलाकों में कूड़ा करकट पानी के साथ बहकर गया है उसकी सफाई के फौरी इंतजाम करे। लेकिन सूबाई हुकूमत के अहकामात मिलने के बावजूद ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे बर वक्त पानी की निकासी मुमकिन हुई हो। मैं आपको ये बताऊं कि ज़िली इंतज़ामिया मैं ये कहता हूं कि ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सिर्फ इस इंतज़ार में थी कि पानी खुद निकले और ऐसा ही हुआ। और आज की बारिश की सूरत हाल देखकर मैं ये कह सकता हूं कि शायद जिन लोगों का सामान तबाह हुआ उन लोगों की फरियाद सुनकर अल्लाह पाक की जानिब से अब तक रावलपिंडी में बारिश जो है वो मूसलाधार नहीं हुई। और ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इक़दाम करी, जैसा आपने पूछा, तो ज़िली इंतज़ामिया के कोई इक़दाम नहीं है। मीटिंग्स जो थी वो शुरू में की गई, कल भी एक मीटिंग की गई, लेकिन उस मीटिंग के बाद जो उस मीटिंग के जितने इंतजाम या इक़दाम उठाने के फैसले किए गए थे वो 5 मिनट में उस बारिश ने धो के रख दिए और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई। आज भी इस वक्त तक इंतजामिया के कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान का अजाला कौन करेगा, इस हवाले से भी अभी तक ज़िली इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों का ज़िली इंतजामिया के इदारों की गफलत, लापरवाही, नाअहली के बायस नुकसान हो गया है उनके नुकसान का अजाला किया जाएगा और उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यासिर, बहुत शुक्रिया, आप पूरा दिन फील्ड में मौजूद रहते हैं, हमें मुसलसल अपडेटेड रखते हैं, जो लोग हैं, जो मुतासिर हैं, जो अफेक्टेड हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है हम तो हमेशा यही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि कुछ जो ज़िले इंतज़ामिया है अब वो ख्वाब गफलत से निकले और थोड़ा सा जो उनके काम है वो फील्ड पे निकले, ताकि समात उनकी आवाज़ बनी रहा है, लेकिन जिनको असल में काम जिनके करने वाले हैं वो आए ज़रा फील्ड में। अब ये तो हो गई जी रावलपिंडी की बात। लिया के नशेबी इलाकों में भी आपको बताएं कि दरिया की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं और दरिया सिंध के ज़मीनी कटाव ने बस्ती कंजाल को उजाड़ कर रख दिया। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात की जानिब
طرف نقل مکانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد آصف خان سے. آصف، یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں متعدد بستیاں ہوں، مساجد ہوں، سڑکیں ہوں، سب پانی کی نظر ہو گئی ہیں. جی بالکل، لیا کی 10 کلومیٹر کی جو نشیبی پٹی ہے وہ اس وقت دریا سندھ کے زمینی کٹاؤ کی زد میں آ چکی ہے. یہاں پر اس وقت میں بستی کنجال میں موجود ہوں، جہاں پر اس وقت علاقہ مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ یہاں پر جو دریا سندھ ہے وہ بفر چکا ہے اور اس کے جو زمینی کٹاؤ ہے اس میں مزید تیزی آ چکی ہے. یہاں پر میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے، ان سے بات کریں گے. یہاں کافی ساری بستیاں ہیں، تقریباً 1 سال سے دریائی کٹاؤ سٹارٹ ہوا ہے اور ہم نے بہت ساری اپیل کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل کی ہے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر فل فور سٹارٹ بند کے اقدامات کیے جائیں تاکہ آگے جو بڑی آبادیاں ہیں ان کو دریائی کٹاؤ کی زد میں آنے سے بچایا جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اب دوسری جانب ایک اور افسوسناک خبر دیں آپ کو. اور ماڑا میں گزشتہ روز کوسٹل ہائی وے پر باؤزر اور کار کے خوفناک تصادم میں 6 افراد کی جان چلی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں. پولیس کے مطابق حادثہ کوسٹل ہائی وے کے زون 1 علاقے B2 میں پیش آیا، جہاں تربت جانے والی کار اور کراچی کی جانب رواں باؤزر کے درمیان زوردار تصادم ہوا. اور یہ مناظر بھی آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوفناک مناظر ہیں. یہ آگ کے بلند ہوتے شعلے، دھوئیں کے کالے بادل دکھائی دے رہے ہیں اور بڑا ہی افسوسناک یہ حادثہ تھا جس کے نتیجے میں 6 افراد کی جان چلی گئی. جاں بحق ہونے والوں میں 2 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں. اور پولیس کے مطابق حادثہ جو ہے وہ کوسٹل ہائی وے پر پیش آیا ہے. اب جی ایک اور اہم ترین معاملے کا ذکر کر لیتے ہیں، وہ ہے جی جس سے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا بجٹ وابستہ ہے، مہنگائی. یعنی کہ کوئی ایسا سنگل پرسن بھی نہیں ہے جو اس سے افیکٹڈ نہ ہو. اب مہنگائی کا طوفان. فیصل آباد میں 1 ماہ کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. آٹے کی بات کریں، فی کلو 100 روپے سے بڑھ کر 170 روپے تک جا پہنچا ہے. سبزی و گوشت تو سمجھیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہو گیا نا، تو پھر بندہ کھائے گا کس کے ساتھ روٹی. شہری مہنگائی کے ہاتھوں کافی زیادہ نا پریشان نظر آ رہا ہے. بالکل ایسی ہمارے نمائندے نعیم کیسر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. فیصل آباد میں صرف 1 ماہ کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. 30 روپے کلو میں فروخت ہونے والا آلو اب 80 روپے کلو تک جا پہنچا. پیاز کی قیمت 100 روپے سے بڑھ کر 170 روپے فی کلو ہو گئی، جبکہ 100 روپے کلو میں ملنے والا ٹماٹر اب 300 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. سبزیوں کے بعد آٹے کی قیمت نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. آٹا فی کلو 110 روپے سے بڑھ کر 170 روپے کلو تک جا پہنچا. مریم نماز کا کام ہے کہ یہ گندم کو کور کر رہا. یہ 2250 روپے کا تھیلا بک رہا ہے، کوئی انسانیت تو نہیں ہے. 100 روپے والا آٹا 160-70 روپے میں کلو چلا گیا. ٹھیک ہے نا، غریب آدمی کیا کرے گا؟ غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. کہتے تھے مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے یہ حکومت، لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہو سکا ان سے. تو ہر چیز ہی ڈبل سے بھی ٹرپل ہو چکی ہے. ماڑے بندے کا گزر بسر بالکل ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کے ریٹ نہیں. آپ ان سے لسٹ طلب کریں، یہ آپ کو مارنے تک جائیں گے. مہنگائی میں مسلسل اضافے کے باوجود سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ کی کارروائیاں بھی ناکافی ہیں. کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ نعیم کیسر، سما، فیصل آباد. جناب رپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ نے خود سنا کہ کس طرح سے لوگ شکوے شکایت کر رہے ہیں. تو ملک کے کونے کونے میں یہی حال ہے. پشاور کے عوام بھی مہنگائی کو رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. یعنی کیا کھائیں، کیا لیں، کیا نہ لیں، گزر بسر جو ہے لوگوں کا وہ مشکل ہو گیا. عرفان موسیٰ سعید سے مزید بات کر لیتے ہیں. جی عرفان، کیا کہنا ہے لوگوں کا؟ مہنگائی کا جن بے قابو، قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگیں. دالیں، لوبیا، چاول، گھی اور گوشت سمیت بنیادی ضروریات کی اشیاء مہنگی ہونے سے عوام کے لیے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو. آمدن محدود ہے جبکہ اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں. آٹا دیکھو جی 3200 روپے پہ بورے ہو گئے. یقین کرو میں قرض پہ لاتا ہوں 200 روپے 2000 روپے ہفتہ دیتا ہوں. پھر جو رشکے میں بچت ہو جاتے وہ دیتے. رشکے میں 1500-1000 روپے بچت ہو جاتے دن کو. وہ ہم دن کو دے، بل کو دے، کرائی کو دیکھو جی وہ کیا کرے. آٹا، سبزی، چاول، دال کیا کیا خریدے. غریب کو کچھ بھی خریدنے کے لائق نہیں رہا ہے. بڑا مہنگائی ہے. چکن، گوشت، آٹا، گھی سب کچھ مہنگا ہے. ہم سارے دن مزدوری کرتے ہیں، کچھ پیسے کماتے ہیں، وہ یہ کانوں مانوں میں خرچ ہو جاتا ہے.
हमारे पास कुछ भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगा है, तो इस वजह से बाजार भी ख़राब है और सब कुछ जो है ना हमें महंगा पड़ता है इधर। तो उस वजह से सब चीज़ें जो है ना ऊपर जा रहे हैं हर रोज़ जो है ना महंगाई की वजह से ऊपर जा रहे हैं। आवाम भी परेशान है और हमारे दुकानदार भी परेशान है, दोनों परेशान हैं। महंगाई ने सबसे ज़्यादा मुतवासित और कम आमदन वाले तबके को मुतासिर किया है। शहरी हुकूमत से कीमतों में कमी और मौसर चेक एंड बैलेंस का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ इरफान मुसाज़ीज़, समा, पेशावर। अच्छा, ये तो आम मार्केटों की बात हो गई ना, लेकिन सस्ते बाजार जो थोड़ा बहुत एक रिलीफ ऑफर करते थे वो भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। गोश्त सब्जी तो छोड़िए जनाब, बेचारा गरीब आदमी अब तो फल को भी जो है वो कहते हैं ना कि दूर से देख कर ही आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाता है कि ये तो हमारी औकात में ही नहीं है माजरत के साथ कि बंदा ये फल भी खरीद सके। अब रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है, यासिर हकीम की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है। महंगाई का तूफान, आम आदमी सख्त परेशान। रावलपिंडी में ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, फी किलो गोश्त 520 रुपए तक पहुंच चुका। दालें भी आम आदमी के बजट में नहीं आ रही। लाल लोबिया 450 रुपए, जबकि दाल माश और दाल मूंग की कीमत 400 रुपए फी किलो। दाल चना 280 और दाल मसूर 260 रुपए में दस्तयाब। सब्जियां और फल भी आवाम की जेब पर भारी। मटर की 400 रुपए और टमाटर की 260 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। अंगूर 600 रुपए, जबकि सेब और आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो हो गया। आड़ू और नाशपाती भी 300 रुपए से कम में नहीं मिल रही। फी दर्जन केले की कीमत 200 रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह है। शहरी कहते हैं मार्केट में अशिया सरकारी निर्ख से 10 से 15% तक महंगी फरोख्त की जा रही हैं। चलें जी जनाब, पेट्रोल महंगा है, फल महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, आवाम जाए तो जाएगा। रावलपिंडी के सस्ते बाजार में भी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। खरीदार कहते हैं कि एक तो महंगाई है, दूसरा इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं करा रही। अच्छा, ये वही पॉइंट जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है ना मसनूई महंगाई कर दी जाती है क्योंकि लोग अपनी तरफ से चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ा देते हैं और इंतजामिया अमल दरामद नहीं करा पाती अपनी सरकारी रेट। क्या कहना है लोगों का, आपको सुनवाते हैं। सब्जी लेने आए थे, इतनी महंगी सब्जी हो गई है कि अब क्या करें। अब इतने आदी हो गए कि अब पता नहीं चलता महंगी है कि सस्ती है। हर चीज़ महंगी है। इनसे रेट बोर्ड पे कुछ रेट लिखा हुआ है, इनका रेट कुछ है। अगर टमाटर 200 रुपए लिखा है, ये 300 रुपए दे रहे हैं। सब्जियों के भी रेट महंगे हैं, प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा महंगी है। सब्जियों के रेट ऐसे हैं कि जैसे आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर 450 रुपए किलो है, कद्दू 300 रुपए किलो है। हम लोग तो लुट के थक गए। खुदारा कुछ करें। सावन के महीने में खास तौर ये सब्जियां शार्ट होती हैं, बारिशें ज़्यादा होती है, सब्जी खराब ज़्यादा हो जाती है। एक बड़ा और अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। इस हवाले से समा ने समा पोल का आगाज किया है। आप अपनी राय का इजहार हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस QR कोड को स्कैन करने के बाद मेरे मोबाइल पर एक नया टैब खुल गया है और इस टैब पर आ रहा है समा पोल। एक बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हाँ या ना की ऑप्शन मौजूद है। आपकी क्या राय है? आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अपनी राय के जरिए हमें आगाह कर सकते हैं। फैसलाबाद से जहां पर खाना बदोशों की झुग्गियों में फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 3 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं और वाकया समनाबाद में पुरानी दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। फायरिंग से एक खातून जख्मी जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक ये हादसा है। खाना बदोशों की झुग्गियों में फायरिंग हुई, 3 खवातीन जाँ बहक हुई हैं।